नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम राजस्थान के अपवा तंत्र की, जिसमें अपन ने दो अपवा तंत्र की बात कर ली, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और अरब सागरीय अपवा तंत्र। इन दोनों अपवा तंत्र की अपन ने बात कर ली। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का आंतरिक अपवा तंत्र, अंतःस्थलीय अपवा तंत्र। ऐसा अपवा तंत्र जिसमें जो नदियां जो होती है वह नदियां अपना जो पानी होती है किसी सागर या महासागर में न ले जाकर के किसी भी रेत के दौरे या बीच में झील में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वह नदियां किसके अंतर्गत आती है? राजस्थान का आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। देखो, राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र में अपन सबसे पहले बात करेंगे घग्गर नदी की। कौन सी नदी करते हैं? घग्गर नदी की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है, ये कालका की पहाड़ी से हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां से ये पंजाब से होते हरियाणा के बाद में टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन से स्थान से? टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर हनुमानगढ़ से आगे बटनेर तक पहुंच जाते जाते ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। बटनेर तक जा जाती है, क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। बारिश से अगर थोड़ी सी सही हो तो इसका पानी अनूपगढ़ तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? अनूपगढ़ तक। अगर कभी कभी इस नदी में बाढ़ आ जाता है, कभी कभी इस नदी में क्या जाता है, अगर बाढ़ आ जाता है तो इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। तो देखो, कालका की पहाड़ी से उद्गम पंजाब हरियाणा के बाद में टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। बटनेर हनुमानगढ़ तक जाते जाते विलुप्त हो जाती है। बारिश सही हो तो अनूपगढ़ तक ये इसका पानी चला जाता है। और अगर इस नदी में बाढ़ आ जाता है तो इसका पानी कहां तक चला जाता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। आगे बात करते हैं इस नदी का उपनाम और अन्य नाम कौन कौन से। इसे मरत नदी के नाम से जाना जाता है, इसे सरस्वती, वैदिक सरस्वती की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को नट नदी भी कहा जाता है। इसी को सोतार नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी को पाकिस्तान में किस नाम जानते हैं? हकरा के नाम से जानते हैं। तो इसके उपनाम हो गए कौन कितने? 1 मरत नदी, 2 सरस्वती नदी, 3 राजस्थान का शोक, 4 नट नदी, 5 सोतार नदी, 6 हकरा नदी। और ये खुद कौन सी हो गई? घग्गर। तो ये इसके उपनाम है। अन्य नाम मरत नदी, सरस्वती नदी, राजस्थान का शोक, नट नदी, सोतारा नदी व हकरा नदी। हकरा नदी के नाम से कहा जानते से? पाकिस्तान में जानते हैं। देखो, अगर बात करते हैं हनुमानगढ़ में इस नदी के जो अपवा क्षेत्र है इसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ में इस नदी के जो अपवा क्षेत्र है उसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। विद्वान इसे सरस्वती नदी, कौन सी? वैदिक कालीन सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं। वैदिक कालीन सरस्वती नदी क्या मानते हैं? अवशेष मानते हैं। और इसी नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। कौन सभ्यता? कालीबंगा जो सभ्यता है उसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ये हो गई अपनी कौन सी नदी? घग्गर नदी। याद रखना, कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश इसका उद्गम होता है। टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। बटनेर तक जा जाती है, विलुप्त हो जाती है। अच्छी बारिश हो तो अनूपगढ़ तक चली जाती है। बाढ़ आ जाती है कहां तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक ये पहुंच जाती है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं राजस्थान आंतरिक अपवा में दूसरी नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। देखो, कांतली नदी का जो उद्गम होता है खंडेला के पहाड़ी सीकर से होता है। कहां से होता है? खंडेला के पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। नीम का थाना में बहती हुई झुंझुनू में पहुंचती है। झुंझुनू के आगे चूरू की जैसे सीमा आती है, उस चूरू की सीमा में रेत के टीलों में जाकर के ये नदी क्या जाती है? विलुप्त हो जाती है। मतलब चूरू के अंदर जाती नहीं है, उससे पहले क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। खंडला पहाड़ी सीकर से निकलती है, नीम का थाना में पहुंचती है, झुंझुनू पहुंचती है। झुंझुनू में बहते हुए जैसे चूरू की सीमा में प्रवेश करती है उससे पहले ही ये नदी क्या जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब देखो, ये जो नदी है ये नदी झुंझुनू जो जिला है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, डिवाइड कर देती है 2 भागों में।
कांदली नदी जो है ये झुंझुनू को दो भागों में बांटने का क्या करती है, कार्य करती है। इस नदी के किनारे जो है वो गणेश सभ्यता का विकास हुआ है और गणेश सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, नीम का थाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नीम का थाना में स्थित है। नदी को लंबाई की बात करते हैं 100 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है नदी की। कितने किलोमीटर की पाई जाती है, 100 किलोमीटर की लंबाई कांदली नदी की पाई जाती है। और कांदली नदी जो है पूर्ण जल निकास की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण जल निकास की दृष्टि से, पूर्णतः जल निकास की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, कांदली नदी। इस नदी के जो जलग्रहण जो क्षेत्र है इसको तोरावाटी कहा जाता है और इसी क्षेत्र में तोरावाटी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है, तोरावाटी बोली भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है। तो जलग्रहण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के क्षेत्र, कौन सी नदी के क्षेत्र को, कांदली नदी के क्षेत्र को। उद्गम खंडेला की पहाड़ियां कहां से, सीकर से। आगे कहां जाती है, नीम का थाना, नीम के थाना के बाद में झुंझुनू और जैसे ही चोरी की सीमा आती है उससे पहले क्या जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्लियर। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। गणेश सभ्यता का विकास हुआ है, जो गणेश सभ्यता वर्तमान में कहां पे, नीम का थाना में। कांदली नदी पूर्ण जल निकास की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के जलग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नदी हो गई अपने किसकी, आंतरिक अपवाह तंत्र की। बाकी नदी की बात करते हैं, इसे उतारो कर लेंगे। जो आंतरिक अपवाह तंत्र में आगे अपन बात करते हैं साबी नदी। देखो साबी नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम स्थान है वो सेवर की पहाड़ियां जयपुर से है। कहां से है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इस नदी का उद्गम स्थान है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यह है कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा में बहती हुई गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है उसके पाटोदी में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई कितने किलोमीटर की है, 157 किलोमीटर की राजस्थान में इसकी लंबाई पाई जाती है। कौन सी नदी, साबी नदी। उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर। प्रवाह क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा में बहती हुई गुरुग्राम हरियाणा के पाटोदी में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इसकी लंबाई पूछी कितने किलोमीटर है, 157 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है। आगे बात करते हैं रूपाली नदी, इसे लश्वरी या वराह नदी भी कहा जाता है। रूपाली नदी की बात करते हैं, उदयनाथ की जो पहाड़ है उदयपुर में, वहां से इसका उद्गम स्थान है। और डीग में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। डीग में जाकर के नदी क्या जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है। लंबाई की बात करते हैं, 104 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। इसका जो उपनाम है वो क्या है, लश्वरी नदी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांकनी नदी या कांकनी नदी या कांकणी नदी, ठीक है। कांकनी नदी इसका उद्गम जो स्थान है कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम माना जाता है। कौन सा गांव, कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम माना जाता है। और इसमें अगर पानी ज्यादा जाता है, बारिश तेज हो जाती है, तो ये नदी जो है अपना जल कहां तक ले जाती है, बुद्ध जो झील है, बुद्ध झील तक अपना जल ले जाती है। वहां पे जाकर के ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बुद्ध झील के अंदर जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लंबाई की बात करते हैं 17 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 27 किलोमीटर भी लिखा रहता है। 17 किलोमीटर या 27 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। लंबाई नहीं पूछ जाएगा वैसे आपसे, ठीक है। ये अंतःस्थलीय नदी की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। अंतःस्थलीय आंतरिक प्रवाह की नदी में पूछे तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकनी नदी है, जिसकी लंबाई 27 या 17 किलोमीटर पाई जाती है। कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, मसूरदी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को, कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं द्रव्यवती नदी। द्वस्दती तो गंगा नदी का नाम, यह है द्रव्यवती नदी। नाहरगढ़ की तलहटी से इसका उद्गम होता है। नाहरगढ़ जिस पहाड़ी बना हुआ है उसकी तलहटी से इसका उद्गम स्थान होता है। और ये जो नदी है, ये नदी लगभग 46 किलोमीटर या 47 किलोमीटर बहने के बाद में कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, ढूंढ नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, ढूंढ नदी में। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि ये जो नदी है मुख्य जो शहर है जयपुर उसके बीचों बीच से निकल के आती है। और इसके जो चारों ओर है वो जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। राजधानी के बीच में से निकल के आती है। इस नदी में सर्वाधिक कचरा या औद्योगिक जो अपशिष्ट डालने के कारण बात करते हैं तो 19 जुलाई 1981 को इस नदी में भीषण बाढ़ आ गया था।
क्योंकि इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या कर दिया गया था, सकड़ा कर दिया गया था। व्यक्ति जो है वहां पे अपना आवास बना लिए थे और अतिक्रमण कर लिया था, और जितने भी जो घरेलू जो अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्टों को, औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं उनको इस नदी के अंदर क्या कर दिया गया, डालने लग गए थे, और इसे एक प्रकार से नाले का रूप दे दिया गया था। 1921 में सर्वाधिक विश्व में बाढ़ आया तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस नदी के विकास के लिए, इसकी कायापलट करने के लिए परियोजना क्या कर दी, शुरू कर दी। कौन सी नदी है, द्रव्यवती नदी, डून नदी में जाकर के मिल जाती है लगभग 47 किलोमीटर बनने के बाद। आगे बात करते हैं पश्चिमी बनास। सनावरा गांव की पहाड़ियां है, सिरों से वहां से इसका उद्गम होता है, कच्छ की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बनासकांठा से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं अपन तो उद्गम जो है सलेमाबाद अजमेर से उसका उद्गम होता है, और सांबर झील में जाकर के नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी में, सांबर झील में जाकर के नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। फिर आती है मेहनता नदी। मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है, मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है, और ये नदी भी अपना जल कहां पे ले जाती है, सांबर झील में ले जाकर के मिला देती है। अब देखो सांबर झील में कौन कौन सी नदियां मिलती है, एक तो कोई मेंथा हो गया, एक रूपनगढ़ हो गया, इसके खारी व खंडेला नदी भी किसमें आकर के मिलती है, सांबर नदी में आके मिलती है। कौन कौन सी नदी, खारी व खंडेला। देखो अपन ने बात कर ली आंतरिक अपवाद तंत्र में साबी नदी की बात कर ली, रूपारेल नदी की बात कर ली, कांकनी की बात कर ली, द्रव्यवती नदी की बात कर ली, पश्चिमी बनास की बात कर ली, रूपनगढ़ की बात कर ली, और इसके अलावा मेहनता की बात कर ली। गग्गर की अपन ने बात कर ही ली थी। ठीक है, ये तो हो गए अपने कौन सी नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। होता देखो इससे फिर अपन देखते हैं कि नदियों के किनारे कौन कौन से तो नगर बसे हुए हैं, नदियों के किनारे कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है, और नदियों के किनारे कौन कौन से किले बने हुए हैं, उसकी बात करते हैं। एक बार देखो नदियों के बारे में आगे बात करते हैं अपन कि नदियों के किनारे कौन कौन से दुर्ग स्थित है, नदियों के किनारे कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है, और नदियों के किनारे कौन कौन से नगर शहर बसे हुए हैं। देखो नदियों के किनारे या उनके संगम पर स्थित दुर्ग कौन कौन से हैं। देखो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला। कौन सा किला है, गागरोन का किला जो बना हुआ है वो आहू व काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। आगे बात करते हैं भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है, ये दुर्ग बना हुआ चंबल व बामनी, जिसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं, उसके संगम पे स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो किसके संगम पे है, चंबल व बामनी के संगम पर स्थित है। मनोर थाना दुर्ग, कौन सा दुर्ग, मनोर थाना जो दुर्ग है, ये दुर्ग जो बना हुआ है ये परवन व कालीखाड़ के संगम पर, कालीखाड़ नदी है, परवन व कालीखाड़ जो नदी है इसके संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग। ये जो बना हुआ है परवन नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे जो स्थित है वो दुर्ग कौन सा है, शेरगढ़ दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग कौन सी किनारे नदी किनारे है, परवन नदी के किनारे स्थित है। कोटा दुर्ग, कोटा दुर्ग की बात करते हैं तो ये बना हुआ है चंबल नदी के किनारे। किसके किनारे, चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखते हैं, बात करते हैं तो गंभीरी व बेड़त नदी के संगम पर पास में एक पहाड़ स्थित है। इस पहाड़ी पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस किस के, गंभीरी व बेड़त नदी के संगम पर पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर कौन सा दुर्ग बना हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। सुवर्णगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी नहीं, सुवर्णगिरी दुर्ग, ठीक है, सुगड़ी नदी किनारे बना हुआ। कौन सी नदी किनारे बना हुआ है, सुगड़ी नदी के किनारे। तो ये जो दुर्ग है ये मुख्य इन नदियों के किनारे या संगम पर या फिर इनके पास में स्थित है। गागरोन किला आहू काली सिंध के संगम पर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी के संगम पर, मनोर थाना दुर्ग परवन व कालीखाड़ के संगम पर, शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे, कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर व बेड़च के संगम पे जो पास में एक पहाड़ी है उस पर, सुवर्णगिरी दुर्ग सुगड़ी नदी के किनारे।
आगे बात करते हैं हम नदियों के किनारों पर बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। देखो बात करते हैं पहले चंबल की। चंबल के किनारे बसा हुआ कोटा जिला मुख्यालय खुद। इसके अलावा कौन कौन से है, रावतभाटा, केशवराय पाटन। कौन कौन से है, रावतभाटा व केशवराय पाटन मुख्य जो शहर है या नगर है वो मुख्य रूप से बसे हुए हैं। जवाई नदी पे बना हुआ है सुमेरपुर, पाली व शिवगंज सिरोही। शिवगंज शहर और सुमेरपुर जो शहर है ये दोनों किस पे नगर है, किस पे बसे हुए हैं, जवाई नदी के किनारे बसे हुए। चित्तौड़गढ़ जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेड़त नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, बेड़त नदी के किनारे। खारी नदी के किनारे कौन कौन से नगर है, आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में स्थित है। कौन कौन से, आसिंद, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, विजयनगर, भीलवाड़ा। कौन सी नदी किनारे पे बसे हुए, खारी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। पाली जो बसा हुआ है ये बसा हुआ बांडी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, बांडी नदी किनारे मुख्य रूप से कौन सा शहर बसा हुआ है, पाली बसा हुआ है। झालावाड़ जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है काली सिंध नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, काली सिंध नदी किनारे। बालोतरा जो बसा हुआ है ये लोनी नदी किनारे। बालोतरा जो शहर है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, लोनी नदी किनारे। झालरा पाटन जो बसा हुआ है चंद्रभागा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है झालरा पाटन। बनास नदी किनारे टोंक व नाथद्वारा। टोंक व नाथद्वारा। जालोर जो है सोकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, सोकड़ी नदी के किनारे, सुवर्णगिरी दुर्ग, जालोर का दुर्ग, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ अनूपगढ़ व हनुमानगढ़। कौन कौन सा बसा हुआ है, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़। तो देखो कोटा, रावतभाटा, केशवराय पाटन, चंबल नदी के किनारे, सुमेरपुर, पाली, शिवगंज, सिरोही, जवाई नदी किनारे, चित्तौड़गढ़, बेड़त नदी किनारे, आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर, तीनों भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी किनारे, खारी नदी किनारे। पाली, बांडी नदी किनारे। झालावाड़, काली सिंध नदी के किनारे। बालोतरा, लोनी नदी के किनारे। झालरा पाटन, चंद्रभागा नदी किनारे। टोंक, नाथद्वारा, बनास नदी किनारे। जालोर, सोकड़ी नदी किनारे। अनूपगढ़, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे मुख्य रूप से बसा हुआ। आगे बात करते हैं नदियों या उनके निकट स्थित जो अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है कौन सी नदी किनारे है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। जवाड़ सागर जो अभ्यारण्य है कौन सी नदी किनारे है, चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बूंदी में स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, परवन। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, यह बसा हुआ अराई व ब्राह्मणी नदी के संगम पर। अराई व ब्राह्मणी नदी के जो उद्गम स्थान है वो बस्सी अभ्यारण्य से है, चित्तौड़गढ़ से। अराई और नदी और ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से ही है। बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है ये चंबल व बामनी जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी उसके संगम पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फुलवारी की नाल जो है ये मानसी, वाकल व सोन नदी के किनारे स्थित है। फुलवारी की नाल मानसी, वाकल व सोन नदी के किनारे पे स्थित है। ये हो गए अपने अभ्यारण्य। देखो अभ्यारण्य की बात करते हैं, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल नदी। जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल नदी। शेरगढ़ अभ्यारण्य, बूंदी, परवन नदी। बस्सी अभ्यारण्य, और ब्राह्मणी नदी। बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, चंबल व बामनी नदी। फुलवारी के नाल मानसी, वाकल व सोम नदी के किनारे पे स्थित है। ये हो गए अपने प्रमुख नदियों के किनारे संगम पर स्थित दुर्ग। बात कर ली अपने नदियों पर बसे प्रमुख नगर। इसके अलावा बात कर ली अपने नदियों पर स्थित प्रमुख अभ्यारण्य। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें, मीठे पानी की व खारे पानी की। दोनों प्रकार की झीलों की अपन विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके दोस्तों, क्लास समझ में आएगी। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, राजस्थान की प्रमुख झीलों के साथ में। उतारो एक बार।